नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी संजय साई। आज अपनी बात करेंगे स्टैटिक्स, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपके प्री पीजी एग्जाम में आएंगे, डायरेक्ट आएंगे और उनका सॉल्यूशन इस प्रकार आज मैं ट्रिक के द्वारा आपको एक ही क्लास में एनालिसिस करके बताऊंगा और आसान तरीका रहेगा आपको याद करने का। अपनी बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स। मतलब स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कोई डाटा होते हैं उनको कलेक्ट करना, उनका फिर कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस करके उनका समराइजेशन करना। और इसमें कुछ आती है अपने सेंट्रल टेंडेंसी। अपने क्वेश्चन बढ़ेंगे, उन क्वेश्चनों पर ही बात करेंगे दोस्तों। अपने कुछ सेंट्रल टेंडेंसी आती है जिनका अपने डाटा को इकट्ठा करने के बाद कौन सी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी मतलब अपने सेंट्रल टेंडेंसी है 4: अरिथमेटिक मीन, एचएम, हार्मोनिक मीन और मोड। उसके बाद बात करते हैं अपने मीडियन। मैं आपके साथ उसी पर चर्चा करूंगा जो अपने क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो अपने कोई एवरेज है, एवरेज सिंपल एवरेज निकालने के लिए कोई वस्तु का एवरेज कोई अपने डाटा दे दिए, उनका एवरेज निकालने के लिए अपने यूज करते हैं ये चारों सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें अपने पहले यूज करेंगे एवरेज के लिए, एवरेज स्पीड वगैरह के निकालने के लिए, जिसमें स्पीड नाम आ जाए। तो स्पीड के लिए दोस्तों एचएम, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो एवरेज स्पीड के लिए दोस्तों एवरेज, अपने को विशेषता दे दी, एवरेज स्पीड दे दी किसी व्हीकल की या मतलब कोई मोटर वगैरह की, अपने को एवरेज स्पीड दे दी तो उसका अपने को आंसर निकालना है। तो अपने हार्मोनिक मीन है, अच्छा मैं ये अपने ऑप्शन में दे देंगे, एम दे दिया, मोड दे दिया, मीडियन, और अपने को उसका आंसर देना है कि एवरेज स्पीड के लिए किसका यूज करेंगे, कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करेंगे। तो अपने यूज करेंगे एचएम या हार्मोनिक मीन। इसमें अपने को यहां से ध्यान रखना है, कोई मतलब व्हीकल वगैरह होता है वो क्या होता है, हेवी होता है। हेवी के मतलब तो उसकी स्पीड डिपेंड करती है उसके वजन पर। मतलब उसका वजन कम है तो वो धीरे, वजन कम है तो वो धीरे चलेगा, वजन ज्यादा है तो वो फास्ट चलेगा। कई बार इसका अपोजिट भी हो जाता है। तो हार्मोनिक मीन एवरेज स्पीड के लिए किसका यूज किया जाता है, हार्मोनिक मीन का यूज किया जाता है। उसके बाद अपने को कई बार दे दिया जाता है माइंड एबिलिटी, इंटेलिजेंसी और माइंड रिलेटेड इफिशिएंसी, माइंड रिलेटेड इफिशिएंसी के लिए ऑप्शन में ये तीनों चारों दे देंगे। तो किसका यूज करेंगे, तो इसमें क्या है, माइंड एबिलिटी, ये क्या है, स्त्रीलिंग को प्रेजेंट कर रहा है। तो स्त्रीलिंग को प्रेजेंट कर रहा है तो इसमें कौन सी, मीडियन, जिसे मादिका बोलते हैं। तो इसके लिए आ जाएगा अपने स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग है, अपने हिसाब से स्त्रीलिंग है दोस्तों। तो इसमें ये रिप्रेजेंट, माइंड एबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने यूज करेंगे, वो करेंगे मीडियन या मादिका का दोस्तों। उसके बाद अपने नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट चर्चा में आ जाएगा फील्ड बिजनेस। अपने है फील्ड बिजनेस, ये कोई विशेषता है अपने फील्ड बिजनेस। अपने कोई इंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, कोई दुकान चला रहे हैं, किसी भी प्रकार का व्यवसाय चला रहे हैं, तो उसमें जो अपने पास डाटा होंगे उन डाटा का अपने एनालिसिस करने के लिए, कोई रिजल्ट निकालने के लिए अपने यूज करेंगे दोस्तों मोड का। यह भी फील्ड बिजनेस क्या है, एक पुलिंग को प्रेजेंट कर रहा है, पुलिंग मतलब मेल को प्रेजेंट कर रहा है, ये एक ट्रिक है दोस्तों। तो इसमें फील्ड बिजनेस किसके लिए आ जाएगा, फील्ड बिजनेस के लिए अपने यूज करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी है, वो है मोड। तो अपने मोस्टली इन 3-4 सेंट्रल टेंडेंसियों में एक तो हार्मोनिक मीन का यूज करेंगे एवरेज स्पीड के लिए, और माइंड की एबिलिटी या इंटेलिजेंसी के लिए यूज करेंगे अपने मीडियन के लिए, क्योंकि ये स्त्रीलिंग को प्रेजेंट कर रहा है और मीडियन मादिका भी क्या है, स्त्रीलिंग को प्रेजेंट कर रही है। इसमें फील्ड बिजनेस ये पुलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें सेंट्रल टेंडेंसी है दोस्तों मोड जो पुलिंग को प्रेजेंट कर रही है।
ये अपने बात कर ली थी सेंट्रल टेंडेंसी की। जो पीछे की क्वेश्चन आए हैं उनमें इसी भी प्रकार के मतलब कुछ गुण दे देगा और उसको पूछेगा कि इसमें कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी अपने यूज करते हैं। दोस्तों अब अपने बात करें कंटिन्यू, जो टेस्ट है जेड टेस्ट है काई स्क्वायर टेस्ट है, उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्री पीजी के एग्जाम में। तो उनका डिस्कवरी करने वाला व्यक्ति कौन था, उसका सैंपल साइज और उसके कुछ मोस्टली फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। तो अपने पहले बात करेंगे स्टूडेंट टेस्ट की। स्टूडेंट टेस्ट 1 नंबर टेस्ट है जो स्टूडेंट टेस्ट, जिसे टी टेस्ट भी कहते हैं। अपने को याद रखना है कि स्टूडेंट क्या होता है, छोटा होता है जो प्राइमरी कक्षा से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है स्टूडेंट को अपने। तो अपने को सैंपल साइज है, इसमें सैंपल साइज क्या रखेंगे, इसमें सैंपल का साइज रखेंगे 30 से कम सैंपल साइज है। अन की वैल्यू होती है अपने इसमें वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या है मतलब स्टूडेंट टेस्ट वैल्यू। तो स्टूडेंट टेस्ट वैल्यू में जो सैंपल का साइज होता है उसका साइज क्या होता है 30 से कम होगा। अपने को ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में वही मिलेंगे अपने को, जैसे 30 से ग्रेटर देन 30 से कम, या दे देंगे अपने को 50 दे देंगे, या 50 से अधिक ग्रेटर देन 50। तो अपने को स्टूडेंट टेस्ट का नाम आते है, ये याद रखना है टी टेस्ट। स्टूडेंट में टी आर है, एस के बाद टी आर है, और स्टूडेंट क्या होता है छोटा होता है, तो उसमें सैंपल का साइज हो जाएगा स्मॉल, सैंपल यूज करेंगे वो होगा स्मॉल, और ये एन की वैल्यू आ जाएगी 30 से कम। अपने को 30 से कम और जो अन्य सैंपल है जैसे जेड टेस्ट वगैरह में अपने को सैंपल की साइज है 30 से अधिक मिलेगी। तो अपने को स्टूडेंट टेस्ट आ जाए तो पहले याद रखना है इसमें सैंपल का साइज क्या होता है छोटा होता है, और इसमें एन की वैल्यू क्या होती है वो 30 से कम होती है। स्टूडेंट से रिलेटेड इसका दूसरा नाम हो जाएगा स्टूडेंट, एस के बाद आ रहा है टी, तो इसे एस स्टूडेंट सैंपल को क्या बोलते हैं टी टेस्ट भी बोलते हैं। और इसकी डिस्कवरी करने वाला व्यक्ति था WS गोसेट। तो एस से स्टूडेंट और इसके बाद गोसेट। बड़े छोटे बच्चे को जो कभी कभार लड़ाई करते हैं तो उसको क्या लगेगा गुस्से लगाते हैं, गुस्से से क्रोधित होकर उसको चाटा वगैरह लगाते हैं, तो उससे याद रह जाएगा। स्टूडेंट को क्या लगाते हैं गुस्से में चाटा लगाते हैं, तो WS गोसेट असे स्टूडेंट टेस्ट। उसके बाद अपने बात करेंगे नेक्स्ट की जो है जेड टेस्ट। इसके बाद क्या है मतलब स्टूडेंट टेस्ट के बाद आएगा जेड टेस्ट। जेड टेस्ट में सैंपल का साइज अल्फाबेट में जेड आएगा, अंतिम में लास्ट अक्षर 26वां अक्षर होता है अल्फाबेट का, वो होता है जेड। तो जेड से अपने इसमें सैंपल साइज, इसमें 30 से कम था, इसमें सैंपल का साइज मतलब अन, ये सैंपल साइज को प्रेजेंट कर रहा है। इसमें स्मॉल सैंपल होगा, इसमें सैंपल होगा थोड़ा बड़ा होगा, तो इसमें इसका साइज हो जाएगा ग्रेटर देन 30। और RA फिशर जेड टेस्ट का मतलब डिस्कवरी करने वाला व्यक्ति है वो RA फिशर। तो अल्फाबेट का अंतिम क्या होता है जेड होता है, तो इसका खोज करने वाला व्यक्ति फिशर। ऐसे याद रखेंगे कि फिश को मारकर अंतिम में क्या होता है फिश को मारकर खाना होता है। तो इसमें क्या है अल्फाबेट में जेड अंतिम है और इसमें फिश को मारकर खाना होता है। तो इस प्रकार से अपने को ये ट्रिक है दोस्तों। तो इसमें जेड टेस्ट का सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 होगा और इसका डिस्कवरी करने वाला व्यक्ति था RA फिशर। उसके बाद अपने नेक्स्ट की बात करते हैं वो है काई स्क्वायर। नेक्स्ट है दोस्तों काई स्क्वायर। तो काई अपने क्या होती है एक शैवाल होती है जो जल पर तैरती है, उसका कोई साइज नहीं होता। कुछ शैवालें क्या होती है छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, वो डिपेंड करता है उसकी ग्रोथ पर। तो काई स्क्वायर इसका कोई साइज नहीं होगा दोस्तों। ये जो अपने टेस्ट है तो इसका क्या नहीं होगा कोई साइज नहीं होगा। अपने को याद रखना है काई का कोई साइज नहीं होता, कोई साइज नहीं होता। ये बहुत बड़ी हो सकती है, ये क्या हो सकती है बहुत बड़ी हो सकती है। इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों n की वैल्यू ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। उसके बाद इसे इसका कोई साइज नहीं होगा तो इसे क्या बोलेंगे नॉन पैरामेट्रिक। काई स्क्वायर कैसा होगा नॉन पैरामेट्रिक, क्योंकि काई का क्या नहीं होता कोई साइज नहीं होता। फिर इसकी बात करते हैं इसके बाद इसकी वैल्यू की। तो काई क्या है
छोटे से बड़े की ओर होगी, मतलब काई पहले थोड़ी बनेगी जल पर, उसके बाद क्या हो जाएगी, वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू होगी वो दोस्तों, वैल्यू उसका पैमाना वैल्यू होगी वो होगी 0 से अनंत तक, 0 से अनंत तक, क्योंकि काई का साइज बहुत बड़ा, कितना भी बड़ा हो सकता है। तो इस अपने इस ट्रिक से याद रखेंगे कि इसकी वैल्यू है वो 0 से अनंत तक दोस्तों। उसके बाद अपने नेक्स्ट काई हो गया, जेड स्टूडेंट टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया। तो इसमें अपने सीधा आ सकता है कि काई स्क्वायर या मतलब 3-4 दे देंगे, उसमें से पूछ लेंगे अपने को नॉन पैरामीट्रिक कौन सा है। तो अपने को ध्यान रखना है काई का कोई साइज नहीं होता, साइज नहीं होगा तो उस पर अपने कोई पैरामीटर नहीं लगा सकती। तो ये हो जाएगा नॉन पैरामीट्रिक और इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि काई छोटे से सवाल से प्रारंभ होकर बहुत बड़े सवाल को बनाती है, काई को बनाती है। तो इससे अपने याद रख लेंगे 0 से अनंत। उसके बाद अपने याद करेंगे नेक्स्ट है वो है अफ टेस्ट, जिस पर अपने चर्चा होगी वो है अफ टेस्ट। तो अफ टेस्ट में अपने को डायरेक्ट सीधा पूछते हैं कि अफ टेस्ट की वैल्यू क्या होती है। अफ टेस्ट वही बात है, अपने काई की बात की, काई के बाद अपने को अफ की बात करते हैं। उसमें वैल्यू होगी 0 से स्टार्ट, क्योंकि उसमें जेड टेस्ट में क्या था, जेड टेस्ट में आर.ए. फिशर इसका क्या था, डिस्कवरी करने वाला व्यक्ति था, या इस पर इसने अपना गहन अध्ययन किया आर.ए. फिशर ने। तो अफ टेस्ट फिश को क्या करते हैं, मारकर खाते हैं। तो वही अब पहले क्या होगी, फिश छोटी होगी इसमें और वो क्या है, बहुत बड़ी होती जाएगी। तो उसमें भी इसी प्रकार इसकी वैल्यू होगी, वो होगी वैल्यू 0 से अनंत तक, 0 से अनंत तक। उसके बाद अपने चर्चा करेंगे नेक्स्ट टेस्ट। सॉरी दोस्तों, अपने टेस्ट की बात कर ली थी, अब आगे बात करेंगे अपने स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसकी वैल्यू क्या होती है, मैं उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूं जो अपने एग्जाम में आएंगे, ना कि मैं आपको पूर्ण विस्तृत रूप से समझा रहा हूं। अब अपने सेंट्रल डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी वैल्यू होती है 0 से अनंत, 0 से अनंत। क्योंकि स्टैंडर्ड को कहां से उठाया जाता है, 0 से अनंत तक उठाया जा सकता है, किसी भी प्रकार का कोई स्टैंडर्ड हो। तो अपने काई स्क्वायर की वैल्यू 0 से अनंत, क्योंकि काई छोटी सी बड़ी होती है। अफ टेस्ट में फिश क्या होती है, छोटी सी बड़ी होती है, 0 से अनंत तक। इसमें भी 0 से अनंत तक उसकी वैल्यू हो जाएगी। और स्टैंडर्ड डेविएशन में स्टैंडर्ड को कहां से उठाया जाता है, 0 से अनंत तक उठाया जाता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से अनंत। नेक्स्ट बात करते हैं अपने दोस्तों प्रोबेबिलिटी की बात, जिसे कहते हैं प्रायिकता। प्रायिकता की वैल्यू होती है दोस्तों 0 से 1। आपने ये तो 10th में पढ़ा है 0 से 1। प्रायिकता कोई चीज की घटना घटती है तो वो घटना सही हो जाएगी तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1। और उसके इवेंट्स के या घटना के घटने की प्रायिकता मतलब असंभव है तो असंभव की क्या हो जाएगी, 0। तो इसका भी मान हो जाएगा 0 से 1। प्रोबेबिलिटी की रेंज हो जाएगी 0 से 1 200। अब अपने बात करते हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन की। कोरिलेशन क्या है और रिग्रेशन क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, ये डिपेंड किस पर करते हैं, इन पर वेरिएबल का इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, वो बात करेंगे अपने दोस्तों। अब ये ध्यान से समझना आप, मैं ट्रिक बताऊंगा इसमें, साथ साथ ध्यान रखना आप दोस्तों। अपने पहले बात करेंगे कोरिलेशन की। कोरिलेशन होता क्या है, कोरिलेशन यहां पर है को का मतलब होता है 2, को का मतलब 2, को का मतलब है 2। तो अपने क्या मान सकते हैं, 2 क्या है, वेरिएबल। 2 क्या है, वेरिएबल। 2 वेरिएबल्स हैं जो ये क्या करते हैं, 2 व्यक्ति हैं या 2 कोई भाई है तो वो काम करेंगे तो एक भाई कम करेगा तो एक ज्यादा करेगा, एक ज्यादा करेगा तो एक क्या करेगा, कम करेगा। तो इसी प्रकार क्या है, को का मतलब होता है 2। तो इसमें ये दोनों वेरिएबल क्या है, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हैं। तो ये एक दूसरे के साथ है डिपेंडेंट। तो इसमें कोरिलेशन में कौन से वेरिएबल का यूज करते हैं, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के मध्य जो रिलेशन पाया जाता है, 2 या 2 से अधिक
टू और या मोर देन टू, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स। अपनी बात चल रही है स्टेट में डाटा के दो वेरिएबल डाटा है। मैंने आपको ट्रिक के आधार पर बताया, दो भाई बताए दोस्तों। तो अपने दो या दो से अधिक वेरिएबल जो क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे, जो एक दूसरे के क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे दोस्तों। उनके मध्य क्या पाया जाता है, रिलेशनशिप पाया जाता है। उस रिलेशनशिप को अपने क्या बोलेंगे, कोरिलेशन बोलेंगे। ये होगा दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि एक भाई ज्यादा काम करेगा तो दूसरा क्या करेगा, कम करेगा, और दूसरा ज्यादा करेगा तो वो पहले वाला क्या करने लग जाएगा, कम करने लग जाएगा। तो इसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी, कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 तक। ये कोई वेरिएबल है दोस्तों। उसके बाद ये कोई अपने दो वेरिएबल मान लेंगे, तो उसमें ये इधर पॉजिटिव की ओर ग्रोथ करेगा, तो ये इधर आगे बढ़ेगा, तो ये पीछे से क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। ये पीछे से यहाँ आगे बढ़ेगा, इधर ये यहाँ से इधर पीछे की ओर बढ़ेगा, तो ये यहाँ से पीछे की ओर। तो अपने इसका मान होगा -1 से +1 कोरिलेशन का मान दोस्तों। अब अपने बात करते हैं रिग्रेशन की। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। अब अपनी बात करेंगे रिग्रेशन क्या होता है। इसमें तो दो वेरिएबल जो क्या एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है और उनके मध्य जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसे बोलते हैं कोरिलेशन। इसमें किसी भी प्रकार के ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना कोई पैमाने का पड़ता है दोस्तों। अब बात करेंगे रिग्रेशन की दोस्तों। रिग्रेशन इसका जो वैज्ञानिक था रिग्रेशन को देने वाला, जिसने स्टडी की थी, वो था गाल्टन, जिसे फ्रांसीसी गाल्टन भी कहते हैं। फ्रांसीसी गाल्टन दोस्तों। तो रिग्रेशन होता क्या, ये ट्रिक है दोस्तों। राह एक जो अनंत से, राह एक जो -अनंत से प्लस अनंत की ओर जाती हो। इसमें क्या होगा, इसमें जो वेरिएबल लेंगे अपने, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मध्य पाए जाने वाला रिलेशनशिप है दोस्तों। इंडिपेंडेंट, इसमें टू या मोर देन टू वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट हो, जिसका एक का दूसरे पर कोई प्रभाव न पड़े। इंडिपेंडेंट के मध्य जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसे अपने क्या बोलेंगे दोस्तों, रिग्रेशन। उसे बोलेंगे रिग्रेशन दोस्तों, जिसमें एक का दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इफेक्ट नहीं पड़ता, आपने क्या बोला है, राह एक जो माइनस अनंत से क्या जाती हो, प्लस अनंत की ओर। राह क्या है, एक अपने ये कोई ले लेंगे वेरिएबल, इसका राह अपने कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको किस गंतव्य की ओर जाना है, तो उसमें ये इसका कोई 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट या वेरिएबल का ये 0 पॉइंट है, तो अपने को कोई दिशा चुनेगा, राह चुनेगा, कोई रास्ता चुनेगा। तो इसमें या तो ये इधर की ओर जाएगा या जाएगा ये इधर की ओर, ये एक ही दिशा में जाएगा। तो उसका 0 पॉइंट क्या है, ये एक। तो ये 0 पॉइंट है, इस पर किसका इफेक्ट पड़ेगा, ओरिजिन का। मतलब रिग्रेशन पर किसका इफेक्ट पड़ता है, उसके ओरिजिन का, उत्पत्ति स्थल का, उत्पत्ति स्थल या ओरिजिन। ये क्या होता है, कोरिलेशन किससे इफेक्ट होता है, या तो ये इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो इस पर इफेक्ट कौन डाल रहा है, उसका उत्पत्ति स्थल या ओरिजिन प्लेस। ओरिजिन प्लेस किस पर इफेक्ट करेगा, उसके रिग्रेशन पर इफेक्ट करेगा। तो ये एक दिशा से इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। इस पर किसी पैमाने का ये ओरिजिन का इफेक्ट पड़ेगा, बल्कि ओरिजिन का तो इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, पर इस पर किसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई पैमाने का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि कोरिलेशन में क्या हो रहा था, कोरिलेशन में एक इधर बढ़ रहा था, एक इस अपने 0 पॉइंट से इधर बढ़ रहा था, तो दूसरा इधर से क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ये इधर आ रहा था, ये उसका वेरिएबल इधर आ रहा था, तो ये इधर आगे बढ़ रहा था।
इसमें क्या है, उसका ये मतलब रिग्रेशन रहा है किसकी ओर हो रही है, एक दिशा में हो रही है, तो ये अपने उत्पत्ति स्थल से ही प्रभावित हो रहा है, न कि अपने स्केल से। स्केल से नॉट इफेक्ट, या इस पर पैमाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसकी दिशा क्या है, एक और है दोस्तों। इसका पैमाना हो जाएगा माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर, क्योंकि यह अपने क्या है, इसके अपने बात करेंगे उत्पत्ति स्थल से प्रभावित हो रहा है, न कि स्केल से। तो स्केल से प्रभावित होगा नहीं, तो इसका मान हो जाएगा माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर, माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर। दोस्तों मैंने आपको इस क्लास में आसान भाषा में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको प्री पीजी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने आपको शॉर्ट तरीके से ये सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन और ये रिग्रेशन के बारे में समझाया है। कोई किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि पाई जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, और मैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से आपके सामने ट्रिकों के आधार पर नया वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।